हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हम अपने एग्जाम से जुड़े जो भी जरूरी आर्टिकल्स थे उनको तो समझ चुके हैं और अब चलिए बात करते हैं संविधान में हुए कुछ शुरुआती और हाँ, शायद सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल संशोधनों की। जानते हैं, ये सिर्फ कानूनी बदलाव नहीं थे, ये तो वो शुरुआती लड़ाइयां थीं जिन्होंने भारत के संवैधानिक ढांचे की, उसके स्ट्रक्चर की नींव रखी। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि आखिर ये संविधान में संशोधन या अमेंडमेंट होता क्या है। एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक स्कूल की रूल बुक है। अब जैसे जैसे समय बदलता है, स्कूल में नए नए चैलेंजेस आते हैं, नए स्टूडेंट्स आते हैं, तो क्या वो पुरानी रूल बुक हमेशा काम आएगी? बिल्कुल नहीं, उसे अपडेट करना पड़ेगा, है ना? बस ठीक इसी तरह हमारा संविधान भी कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जिसे देश की बदलती जरूरतों के हिसाब से अपडेट करना ही पड़ता है, और इसी अपडेट को, इसी बदलाव को हम संशोधन कहते हैं। तो आज हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले ये समझेंगे कि आखिर संविधान में संशोधन की जरूरत ही क्यों पड़ती है। फिर हम एक एक करके पहले 5 अमेंडमेंट्स को देखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, और आखिर में इन सब का एक क्विक रिकैप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल यह है कि आखिर संविधान बनाने वालों ने इसमें बदलाव का रास्ता खुला क्यों छोड़ा? इसे एकदम पत्थर की लकीर जैसा क्यों नहीं बना दिया? इसका जवाब हमें मिलता है संविधान के आर्टिकल 368 में। ये आर्टिकल ही वो प्रोसेस बताता है, वो तरीका बताता है जिससे देश की जरूरतों के हिसाब से संविधान को बदला जा सकता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि संविधान लागू होने के ठीक 1 साल के अंदर, सिर्फ 1 साल में ही पहले अमेंडमेंट की जरूरत क्यों आन पड़ी? आखिर ऐसा क्या हो गया था? ये सवाल हमें उस दौर की सबसे बड़ी चुनौती की तरफ ले जाता है। देखिए, उस वक्त एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। एक तरफ थे लोगों के फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, और दूसरी तरफ थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी नीति निर्देशक तत्व। फंडामेंटल राइट्स हर नागरिक से कहते थे, ये तुम्हारी आज़ादी है, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है, इसे कोई नहीं छीन सकता। वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सरकार को रास्ता दिखा रहे थे कि देखो, समाज में बराबरी लानी है, लैंड रिफॉर्म्स करने हैं, पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाना है। अब प्रॉब्लम यह हो रही थी कि जब भी सरकार सामाजिक सुधार के लिए कोई कानून लाती, लोग अपने फंडामेंटल राइट्स का हवाला देकर उस कानून को सीधा कोर्ट में चैलेंज कर देते थे। और यह सिर्फ बातों का टकराव नहीं था, इसका असर जमीन पर दिखने लगा था। 2 इंपॉर्टेंट कोर्ट केसेस ने इस प्रॉब्लम को और भी बड़ा बना दिया। पहला केस था स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुराईराजन। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजों में जाति आधारित आरक्षण पर रोक लगा दी, यह कहकर कि यह राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ है। और फिर आया कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जमींदारी खत्म करने वाले कानूनों को ही रद्द कर दिया, कहा कि यह राइट टू प्रॉपर्टी का उल्लंघन है। अब सोच के देखिए, इन 2 फैसलों ने पार्लियामेंट के सामने एक सीधी चुनौती खड़ी कर दी। ये साफ हो गया था कि अगर सोशल जस्टिस को जमीन पर उतारना है तो संविधान में जो ये अड़चनें आ रही हैं उन्हें हटाना ही होगा। और बस इन्हीं कोर्ट केसेस और चुनौतियों का सीधा जवाब था हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उस वक्त प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार को यह समझ आ गया था कि अगर सामाजिक सुधारों की गाड़ी को आगे बढ़ाना है तो संविधान में ये बदलाव करना ही पड़ेगा। तो इस पहले अमेंडमेंट ने किया क्या? मुख्य रूप से 3 बड़े बदलाव किए। नंबर 1, फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी आर्टिकल 19 पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए। मतलब आप बोल कुछ भी सकते हैं, लेकिन अगर देश की सुरक्षा या पब्लिक ऑर्डर का सवाल है तो उस पर लगाम लगाई जा सकती है। नंबर 2, आर्टिकल 15 में एक नया क्लॉज 15(4) जोड़ा गया। इसने सरकार को पावर दी कि वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जैसे स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। और नंबर 3, जो शायद सबसे बड़ा और रेवोल्यूशनरी बदलाव था, 9th शेड्यूल बनाया गया। इसका सीधा सा मतलब था कि सरकार लैंड रिफॉर्म से जुड़े जो भी कानून इस शेड्यूल में डाल देगी, उन्हें कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। एक तरह से उनको एक सुरक्षा कवच मिल गया। तो इन शॉर्ट, पहले अमेंडमेंट ने एक बहुत ही मुश्किल काम करने की कोशिश की। एक तरफ लोगों की आज़ादी और दूसरी तरफ पूरे समाज के न्याय के बीच बैलेंस बनाना। इसने सरकार की सोशल वेलफेयर पॉलिसीज को, खासकर जमींदारी खत्म करने जैसे बड़े कदमों को लीगल चैलेंजेस से बचाने के लिए एक शील्ड का काम किया, और इसके बाद ही ये बड़े प्रोग्राम्स आगे बढ़ पाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकंड अमेंडमेंट की तरफ। ये पहले वाले से काफी अलग था। इसका लेना देना किसी बड़े वैचारिक टकराव से नहीं, बल्कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल, जमीनी मुद्दे से था, लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन से। तो प्रॉब्लम क्या थी? देखिए, संविधान में शुरू में यह लिखा था कि लोकसभा का एक मेंबर, एक सांसद 7.5 लाख से ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। लेकिन आजादी के बाद भारत की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी।
अब इस रूल की वजह से जिन इलाकों की आबादी ज्यादा थी, वहां सीट्स का ठीक से बंटवारा करना, मतलब उनको सही रिप्रेजेंटेशन देना, इम्पॉसिबल सा होता जा रहा था। इसीलिए सेकेंड अमेंडमेंट लाया गया और इसने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जो ये अपर पॉपुलेशन लिमिट थी उसे हटा दिया, ताकि पॉपुलेशन के हिसाब से सीटों का डीलिमिटेशन यानी उनका बंटवारा आसानी से किया जा सके। तो पहले 2 अमेंडमेंट्स ने सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज को एड्रेस किया। अब हम आगे के 3 अमेंडमेंट्स, तीसरा, चौथा और 5वां की बात करते हैं। इनका फोकस था देश के इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस को बेहतर बनाना, उसको फाइन ट्यून करना। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो थर्ड अमेंडमेंट, इसका सीधा कनेक्शन था देश की इकोनॉमी और जरूरी सामान की सप्लाई से। देखिए, उस दौर में खाने पीने की चीजें, पशुओं का चारा, रॉ कॉटन जैसी एसेंशियल गुड्स की सप्लाई को सिर्फ स्टेट्स के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता था। देश में कहीं भी इनकी कमी ना हो, इसके लिए जरूरी था कि सेंटर के पास पावर हो। तो इस अमेंडमेंट ने यूनियन गवर्नमेंट को इन जरूरी चीजों के प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन पर ज्यादा कंट्रोल दिया, ताकि पूरे देश में ट्रेड आसानी से हो सके। इसके बाद आया फोर्थ अमेंडमेंट, जो हमें वापस उसी पुराने मुद्दे पे ले जाता है, राइट टू प्रॉपर्टी और लैंड एक्विजिशन। हुआ ये कि फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद भी जब सरकार जमीन एक्वायर करती थी तो लोग कॉम्पनसेशन की रकम को लेकर कोर्ट चले जाते थे। तो इस अमेंडमेंट ने स्टेट की पावर को और मजबूत किया। इसने साफ कर दिया कि अगर पब्लिक वेलफेयर के लिए, जैसे सड़क या डैम बनाने के लिए सरकार जमीन लेती है, तो उसके बदले दिया जाने वाला कॉम्पनसेशन कितना होगा, ये अमाउंट नॉन जस्टिसेबल होगा। मतलब इस अमाउंट को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। और अब आते हैं 5वें अमेंडमेंट पर। इसका संबंध था स्टेट्स की बाउंड्रीज को बदलने से। आपको याद होगा, उस समय पूरे देश में भाषा के आधार पर नए राज्य बनाने की मांग जोरों पर थी। ये एक लंबा और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। इस प्रोसेस को थोड़ा आसान और तेज बनाने के लिए यह अमेंडमेंट लाया गया। इसने प्रेसिडेंट को यह पावर दी कि जब भी स्टेट्स की बाउंड्रीज बदलने का कोई प्रपोजल आए, तो वो स्टेट लेजिस्लेचर से उनकी राय मांगने के लिए एक टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं, ताकि काम में बेवजह की देरी ना हो। तो ये थे शुरुआती 5 संशोधन। जैसा कि हमने देखा, हर बदलाव उस दौर की किसी न किसी जरूरत या चुनौती का नतीजा था। चलिए अब फटाफट इन सब का एक क्विक समरी देखते हैं। तो अहम बात यह है कि हर अमेंडमेंट एक अलग समस्या को सुलझा रहा था। पहले ने सामाजिक न्याय की नींव डाली, दूसरे ने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को प्रैक्टिकल बनाया, और बाकी 3 ने देश के गवर्नेंस और इकोनॉमिक सुधारों की राह आसान की। सच में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इन्हीं पहले 5 अमेंडमेंट्स ने इंडिया की इवॉल्विंग डेमोक्रेसी की, हमारे विकसित होते लोकतंत्र की बुनियाद रखी। इन्होंने ही संविधान को सिर्फ एक कागज की किताब से बढ़कर एक जिंदा, प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट बनाया। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो वक्त के साथ बदल सकता है और देश के साथ साथ आगे बढ़ सकता है। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे इंडिया इवॉल्व हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, सबके हिसाब से ऐसी कौन सी नई चैलेंजेस हो सकती हैं जिनके लिए हमें फ्यूचर में अपनी इस नेशनल रूल बुक को, अपने संविधान को दोबारा अपडेट करने की जरूरत पड़ सकती है? इस पे जरूर सोचिएगा।